अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के साहबजादे जनाब जुनैद सफदर साहब की भी एक खुफिया ऑफशोर कंपनी सामने आ गई है और इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जनाब जुनैद सफदर साहब चुप करके चुपीते को कारोबार करते रहे हैं और ये कारोबार का आगाज उन्होंने उस वक्त किया था जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर ना सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे यानी तालिब इल्म थे, बल्कि इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो कंपनी जो जुनैद सफदर साहब की तरफ से बनाई गई थी इसके जुनैद सफदर साहब कल्ले मालिक हैं, इसके अलावा कोई और हिस्सेदार नहीं है। मुसद्दका दस्तावेजात से अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं और इस सूरत हाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होते हैं, खासतौर पर यह कि ये जुनैद सफदर साहब को कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल यह भी पैदा होता है कि इस कंपनी को चलाने और कारोबार के लिए सरमाया कहां से आया। सरमाया पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो कैसे, और इस कंपनी ने मजमूई तौर पर कितनी मालियत का, कितने 100 पाउंड का, कितने 1000 पाउंड का, कितने मिलियन पाउंड्स का कारोबार किया और इस कंपनी ने अब तक कितना मुनाफा कमाया है और उस मुनाफे की क्या रेशो है और क्या यह मुनाफा अभी तक बरतानिया में मौजूद है या इसको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर पैसा पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किया गया है जनाब जुनैद सफदर साहब को कारोबार की सहूलत फराहम करने के लिए, तो यह पैसा क्या उनके वालिद के अकाउंट से मुंतकिल किया गया, उनकी वालिदा के अकाउंट से मुंतकिल किया गया, उनके नाना के अकाउंट से मुंतकिल किया गया, या इस कारोबार के लिए बरतानिया में मौजूद मरियम नवाज के भाई हसन और हुसैन नवाज ने जुनैद सफदर को सपोर्ट किया। कुछ इंपॉर्टेंट ये पेशरफ्त है और खासतौर पर इस मौके पर जब पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट की एक फेवरेट जमात भी समझा जा रहा है और इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझा जा रहा है तो ये समझना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं। इन हालात में अगर जुनैद सफदर साहब के हवाले से और शरीफ फैमिली के हवाले से एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है तो ये पूरे के पूरे इंतखाबी माहौल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगा देगी। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जुनैद सफदर साहब की कंपनी के हवाले से, और ये जो सवालात आपकी खिदमत में रखे हैं इन सवालात का भी जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले एक और स्कैंडल आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बदकिस्मती से इस स्कैंडल के भी ताने बाने जाकर किसी ना किसी तरीके से शरीफ फैमिली के साथ ही मिलते हैं और यह स्कैंडल है जनाब 190 मिलियन पाउंड्स का, और ये 190 मिलियन पाउंड का वही स्कैंडल है जिसने आगे चलकर अलकादर ट्रस्ट केस की बुनियाद रखी और इसी 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ही कल नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब के दौरान इमरान खान के ऊपर तनकीद भी की थी और कहा था कि जनाब इससे बड़ी चोरी और कौन सी हो सकती है। इसका मतलब यह है जनाब कि ये जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है इसमें भी कुछ और चीजें सामने आई हैं और इस स्कैंडल के हवाले से जो एक नैब की नई तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसने तो तहलका ही मचा के रख दिया है, क्योंकि ये जो तहकीकात थी बरतानिया में मलिक रियाज साहब की कंपनी बैरिया टाउन के खिलाफ वो इनिशिएट ही इस वजह से हुई थी कि वहां पर एक प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ था और वो प्रॉपर्टी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट था जिसको हुसैन नवाज ने फिरोख्त के लिए पेश किया था और उस को खरीदा था अली रियाज मलिक ने। और इस एक ये जो है ना डीड, इसके नतीजे में ही नेशनल क्राइम एजेंसी को पाकिस्तान से शहजाद अकबर साहब की तरफ से शिकायत जाती है और वो इस शिकायत के ऊपर तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि जनाब इस पैसा जो यहां पर आया जिसके जरिए लंदन प्रॉपर्टी खरीदी गई अली रियाज मलिक की तरफ से, वो बैरिया टाउन कराची के हवाले से किए जाने वाले मुबैना घपले थे और उन घपलों के नतीजे के नतीजे में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पाकिस्तान से पैसा बरतानिया भेजा गया। एनीवेज, ये जो तहकीकात सामने आई हैं 190 मिलियन पाउंड्स की डील के बारे में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट, इसमें इस बात का जो है वो इंकशाफ करने की कोशिश की गई है कि बैरिया टाउन और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड की डील के मामला कब और कैसे तय पाए। इस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हैं उसके मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक डील बनी गाला में हुई थी। यह मुलाकात वजीर आजम कैंप ऑफिस बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को हुई थी, ठीक है जी। और नैब की मुश्तरका टीम ने वजीर आजम हाउस के
محرر کی تحویل سے تمام ملاقاتوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیسے کے حوالے سے چونکہ تحقیقات چل رہی تھیں اور ملک ریاض کو نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے ان تمام تحقیقات کا علم تھا، لہٰذا ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ انہیں مستقبل میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پیسہ سرمایہ تقریباً 526 ملین پاؤنڈز ہیں، یہ 190 ملین پاؤنڈ تو صرف پاکستان میں ہیں، ٹوٹل والیوم اس کا 526 ملین پاؤنڈ ہے، یہ پاکستان سے بھجوائے گئے تھے۔ لہٰذا ملک ریاض صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اس کیس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے سیٹل نہ کیا گیا تو پھر ملک ریاض کے لیے بہت بڑے پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے ہی پریمپٹیو طور پر انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان اور اس وقت کے پرائم منسٹر کو اس اسکیل کے اندر نہ صرف شامل کیا بلکہ ان کو انسینٹیوز بھی دیے، اور انہی انسینٹیوز کے نتیجے میں القادر ٹرسٹ کی تشکیل سے پہلے ہی القادر یونیورسٹی کے نام پر زمین کو منتقل کر دیا گیا القادر کے نام پر۔ اب آپ اور اس وقت یہ ٹرسٹ موجود ہی نہیں تھا، اور ٹرسٹ کی تشکیل زمین کی خریداری کے بعد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تمام چیزیں پہلے سے ہی پلانڈ تھیں کہ کیسے کیسی ہونی ہے، اور نیب کی ان دستاویزات میں اس سارے معاملے کا خلاصہ بھی ہوتا ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ عمران خان اور ملک ریاض کے درمیان ملاقات شہزاد اکبر صاحب جو ایسڈ ریکوری یونٹ کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے کروائی، اور اپریل 2019 میں سیکٹری ایسڈ ریکوری یونٹ منظور کیانی نے این سی اے کو خط لکھا اور این سی اے کو بتایا کہ ون ہائیڈ پارک لنڈن پراپرٹی سے متعلق پاکستان میں کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، اور یہ وہی پراپرٹی ہے جو حسین نواز کی ملکیت تھی لنڈن کے اندر، اور اسی پراپرٹی کا سودا علی ریاض ملک صاحب کے ذریعے کرایا گیا تھا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس تحقیقات کے لیے برطانیہ کو مجبور کیا گیا، اور یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ون ہائیڈ پارک کی جو پراپرٹی ہے وہ پاکستان سے ال گاٹن ذرائع سے خریدی گئی تھی، اور اس تحقیقات کے اندر وہ والی پراپرٹی تو کلیئر ہوگی، اور وہاں پر حسن اور حسین نواز دونوں نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ پراپرٹی انہوں نے برطانیہ میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ذریعے ہی بنائی تھی، انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا۔ تو خریدار کے اوپر انکوائری شروع ہوگی، کیونکہ اگر وہ انکوائری نہ کرتے تو حسن اور حسین نواز برطانوی گورنمنٹ کے خلاف سو کر سکتے تھے، اور جتنے پیسوں کی انہوں نے پراپرٹی خریدی تھی اتنے پیسے تو جناب وہاں پہ ڈیمیجز کے ذریعے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ لہٰذا اس ڈیمیجز کی کارروائی کو روکنے کے لیے این سی اے نے جناب علی ریاض ملک کی تحقیقات شروع کر دی، تو وہاں سے اگلا پتہ چلے گا کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے اندر کون کون سے گھپلے کیے گئے ہیں۔ خیر، ایسڈ ریکوری یونٹ اور این سی اے کے درمیان 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر تمام ریکارڈ وہ کہتے ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور این سی اے کے ساتھ بات چیت کا کوئی ریکارڈ اس وقت ایسڈ ریکوری یونٹ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ 2 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے منجمد اکاؤنٹس فنڈز جو ہیں وہ ملک ریاض فیملی کو پاکستان واپس بھیجنے کا نوٹ کابینہ سے چھپایا، اور اس پر وفاقی وزیر اس وقت کی جو تھی زبیدہ جلال نے کابینہ اجلاس میں موقف اختیار کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، لیکن سابق وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی اور ڈیل خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اوپر جناب اب نیب نے جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کام اب ذرا کچھ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے یہ اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس کے کردار کو بے نقاب کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب جو سکینڈل آیا ہے مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جناب جنید صفدر صاحب کے حوالے سے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ایک خفیہ کارروائی ہے وہ ضرور ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب نے لنڈن میں کاروبار شروع کرنے کے لیے برطانیہ میں تقریباً 3 سال قبل ایک کمپنی بنائی تھی، اور یہ جو کمپنی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا آئزل اینڈ وکٹوریا۔ یہ کمپنی اکتوبر 2021 میں قائم کی گئی تھی، اور جنید صفدر صاحب اس کمپنی کے اکیلے ڈائریکٹر تھے۔
कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट्स भी कंपनी हाउस के साथ जमा करा रखी थी और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस कंपनी के हवाले से ये बात बताई गई कि कंपनी के जो दस्तावेजात हैं उसमें जुनैद सफदर का जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, यानी ये कंपनी जिस वक्त तश्कील पाई थी उस वक्त जुनैद सफदर साहब कैम्ब्रिज के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। कंपनी का एड्रेस एवनफील्ड अपार्टमेंट्स तहरीर किया गया है, यानी कंपनी का अलग से कोई दफ्तर मौजूद नहीं था और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह ये जो है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, इसको ही अपना ऑफिस डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के अंदर जो बिजनेस है वो शायद इतना कोई सीरियस नौयत का नहीं था जिसके लिए ये अलग से ऑफिस बनाया जाता। ये जो इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जुनैद सफदर साहब ने कंपनी बनाई अक्टूबर 2021 में और उसके बाद 2022 में कंपनी का कारोबारी पता भी तब्दील कराया गया, यानी जब जिस वक्त ये कंपनी बनी उसका एड्रेस लगवाया गया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और उसके बाद 2-3 महीने के बाद इस कंपनी का एक बाज़ाब्ता ऑफिस बनाया गया और उसके एड्रेस को वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर अपडेट किया गया। कंपनी ने अपनी जो है यानी जुनैद सफदर साहब की जो कंपनी है उसने अपनी सालाना स्टेटमेंट भी जमा कराई हुई है इस रिकॉर्ड में और कंपनी की दी गई कारोबारी प्रोफाइल की तफसीलात के मुताबिक कंपनी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक जमा नहीं कराई। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने कितना कारोबार किया, कितने 100 पाउंड का, 1000 पाउंड का, मिलियन पाउंड का, उसके हवाले से अभी तक कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है और इस कंपनी के चूंकि ये दस्तावेजात अवेलेबल नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कारोबार क्या था और कारोबार के अंदर जो टर्नओवर था वो कितना था, लिहाजा इस कारोबार को शुरू करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी उसके हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है और कंपनी के रिकॉर्ड्स के अंदर भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो इस वक्त तक दस्तयाब है। अलबत्ता ये जो शरीफ फैमिली के और जुनैद सफदर साहब के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जुनैद सफदर साहब ने यह कंपनी बनाई। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि जनाब जब वो तालिब इल्म थे उस वक्त तक बनाई और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि कंपनी ने कितनी मालियत का कारोबार किया, क्या कारोबार किया, उसकी तमाम तर तफसीलात बरतानिया के ऑफिस में मौजूद हैं और इस कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें भी मौजूद हैं और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ये कंपनी को 2023 के अंदर तहलील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जुनैद सफदर ने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर जो है वो अपना फ्यूचर के लाहे अमल का फैसला करेंगे कि उन्होंने सियासत करनी है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अलबत्ता फैमिली ज़राए का ये मानना है कि कंपनी ने किसी तरह का कोई कारोबार नहीं किया, तो अगर कारोबार नहीं किया तो फिर उनके पास जो नील की स्टेटमेंट है वो कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। और इस कंट्रोवर्सी के डेवलप होने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होंगे तो यकीनी तौर पर सवाल उठेंगे और बेहतर यह है कि उन सवालात के उठने से पहले ही उन तमाम सवालात को एड्रेस कर दिया जाए, बताया जाए कि जनाब जुनैद सफदर साहब ने कंपनी क्यों बनाई थी, कंपनी के अंदर उन्होंने कारोबार किस चीज़ का करना था, उस कारोबार के लिए इब्तदाई इन्वेस्टमेंट उनको कहाँ से मिली, उनके मामू ने इन्वेस्टमेंट की, उधार लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, और फिर उस कंपनी ने के एम्प्लॉइज़ कितने थे और उस कंपनी ने टोटल कितना कारोबार किया, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये नील था, यानी किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। बेहतर यह है कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करके इनके जवाबात दे दिए जाएं ताकि मुस्तकबिल के अंदर कोई और सवाल इस हवाले से पैदा ना हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का दौरा है और इस दौरान शरीफ फैमिली के हवाले से किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या किसी भी तरह के शकूक व शुबहात उनकी पूरी इंतखाबी मुहिम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।